इसलिए नहीं छोड़ना है। इसमें अभी कुछ ऐसा है नहीं है, एक साथ पढ़ेंगे तो अपने दिमाग में ज़्यादा बैठेगा। आगे बढ़ते हैं। समुचित प्राधिकारी और सलाहकार समिति 1717 ये समुचित प्राधिकारी सलाहकार समिति केंद्र सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक या अधिक समुचित प्राधिकारियों को प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र के लिए नियुक्त करेगा। यूनियन टेरिटरी के लिए नियुक्त किए जाते हैं ये समुचित प्राधिकारी। राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक या अधिक समुचित प्राधिकारियों को संपूर्ण राज्य या उसके भाग के लिए प्रसव पूर्व लिंग अवधारण की समस्या की व्यापकता को स्त्रीलिंगी भ्रूणवध होता है ध्यान में रखते हुए नियुक्त करेगी। तो सलाहकार जो समुचित प्राधिकारी हैं इनको नियुक्त करने का पर्पज क्या होती है? स्त्रीलिंग वध को रोकना। उपधारा समुचित प्राधिकारियों के रूप में नियुक्ति अधिकारी क्या क्या काम करेंगे देखिए, इंपोर्टेंट लगाइएगा ए में 3A में, जब संपूर्ण राज्य संघराज्य क्षेत्र के लिए नियुक्त किए जाएं तब भी निम्नलिखित 3 सदस्यों से मिलकर बनेंगे। कौन कौन से? स्वास्थ्य परिवार कल्याण के संयुक्त निदेशक की या उससे ऊपर की पंक्ति का एक अधिकारी या अध्यक्ष होगा। महिला संगठन या प्रतिनिधित्व करने वाली एक विख्यात महिला होगी। संबंधित राज्य संघराज्य क्षेत्र के विधि विभाग का एक अधिकारी होगा। ये 3 सदस्य मिलकर बनेगा कौन? समुचित प्राधिकारी। परंतु यह संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के कर्तव्य होगा कि वह प्रसवपूर्व निदान तकनीकी विनिमय दुरुपयोग निवारण अधिनियम संशोधन अधिनियम 2002 के प्रवृत्त होने के 3 माह के भीतर राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के बहुसदस्यीय समुचित प्राधिकारी का गठन करें। देखिए यहाँ पे जो समुचित प्राधिकारी है 3 सदस्यों से मिलकर बनता है। इस पर OTI है, इसको इम्पोर्टेंट कर लेना। 3 सदस्य संयुक्त निदेशक की पंक्ति या उससे ऊपर की पंक्ति का अधिकारी, विख्यात महिला अधिकारी, महिला कोई विधि विभाग का एक अधिकारी, ये 3 सदस्य मिलकर समुचित प्राधिकारी बनाएंगे। परंतु यह और कि उनमें से होने वाली किसी रिक्ति को उनके होने के 3 माह के भीतर भरा जाएगा। अब देखिए समुचित प्राधिकारी में अगर कोई रिक्ति हो जाती तो कितने माह के अंदर भरा जाएगा? 3 माह। इसको IMP कर दीजिए, 3 माह गोला कर लीजिएगा। B, जब राज्य संघराज्य क्षेत्र के किसी भाग के लिए नियुक्त किए जाएं ऐसे अन्य व्यक्ति होंगे जो यथास्थिति राज्य सरकार केंद्र सरकार उचित समझे। तो ऐसे व्यक्ति हो सकेंगे जो केंद्र सरकार राज्य सरकार उचित समझती है। आगे बढ़ते हैं। समुचित प्राधिकारियों के निम्नलिखित कृत्य होंगे, इनके एक्ट क्या होंगे, कार्य क्या होंगे, इसके बारे में यहाँ आगे बताया गया है। पहला, आनुवांशिक सलाह केंद्र प्रयोगशाला क्लिनिक के लिए रजिस्ट्रीकरण मंजूर निलंबित या रद्द करना। ये रजिस्ट्रेशन करते हैं, रद्द करते हैं, नामंजूर करते हैं। आपने आवेदन किया, रजिस्ट्रेशन यही करते हैं कौन? समुचित प्राधिकारी करते हैं आपको संस्था खोलने के लिए। सलाह केंद्र प्रयोगशाला क्लिनिक के लिए बेहद मानक लागू करना। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट बताते हैं कि आपको ये मानकों के अनुसार काम करना है। ठीक है। C, इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के भंग से संबंधित परिवादों का अन्वेषण करना और तत्काल कार्रवाई करना। परिवाद इन्वेस्टिगेट करेंगे, कार्रवाई करेंगे। रजिस्ट्रीकरण के आवेदनों पर या रजिस्ट्रीकरण के निलंबन या रद्दीकरण की शिकायतों पर उपधारा 5 के अधीन गठित सलाहकार समिति को सलाह देना, उस पर विचार करना। लिंग चयन तकनीकी स्वप्रेरणा से और जानकारी में लाए जाने पर उपयुक्त विधिक कार्रवाई करना, स्वतंत्र रूप से अन्वेषण का प्रारंभ करना। लिंग चयन प्रसव पूर्व लिंग अवधारण प्रथा के विरुद्ध जनसाधारण में जागरूकता पैदा करना, अवेयरनेस फैलाएंगे ये। पर्यवेक्षण करना, सिफारिश करना, सलाहकार समिति पर कार्रवाई करना, तमाम चीज़ें इनकी अन्य चीज़ें हैं इसमें, ये आप देखिएगा। अब यहाँ पे सब क्लॉज 5 में आ जाते हैं। केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार समुचित प्राधिकारी को उसके कृत्यों के निर्वहन में सहायता और सलाह देने के लिए, अब समुचित प्राधिकारी 3 सदस्य होंगे, इन्हें सलाह देने के लिए प्रत्येक समुचित प्राधिकारी के लिए एक सलाहकार समिति गठित करेगी। कौन करेगी? केंद्र सरकार या राज्य सरकार, जैसी स्थिति हो। सलाहकार समिति में निम्नलिखित सदस्यों में से एक अध्यक्ष नियुक्त करेगी। अब एक अध्यक्ष को नियुक्त करेगी सलाहकार समिति में, और सदस्य होंगे। वो कौन कौन होंगे देखिए, स्त्री रोग विशेषज्ञ, प्रसूति विज्ञानी, बाल चिकित्सा विज्ञानी और चिकित्सा आनुवांशिक विज्ञों में से 3 आयुर्विज्ञान विशेषज्ञ। देखिए आयुर्विज्ञान से संबंधित 3 विशेषज्ञ होंगे यहाँ पे। दूसरा एक विधि विशेषज्ञ होगा। तीसरा यथास्थिति राज्य सरकार संघराज्य क्षेत्र के सूचना और प्रचार से संबंधित विभाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक अधिकारी होगा। सूचना और प्रचार से संबंधित एक अधिकारी होगा। चौथा 3 विख्यात सामाजिक कार्यकर्ता होंगे जिनमें कम से कम एक महिला संगठनों का प्रतिनिधित्व में से होगा, एक महिला कार्यकर्ता होगी। तो ये देखिए 3 आयुर्विज्ञान, एक विधि विशेषज्ञ, एक सूचना प्रसार अधिकारी और 3 सामाजिक कार्यकर्ता जिसमें एक महिला होगी। ये इसमें सलाहकार समिति में होंगे।
कोई व्यक्ति जो लिंग अवधारण, लिंग चयन, प्रसव पूर्व निदान तकनीक के उपयोग उन्नयन में उपयुक्त रहा है, सलाहकार समिति का सदस्य नियुक्त नहीं रहेगा। मतलब पहले से सह अपराधी रहा है वो इसका सदस्य नहीं बन पाएगा। सलाहकार समिति का अधिवेशन रजिस्ट्रीकरण के लिए, किसी आवेदन पर, रजिस्ट्रीकरण के निलंबन रद्द करण के किसी परिवाद पर विचार करने के लिए, उस पर सलाह देने के लिए जब कभी वह उचित समझे समुचित प्राधिकारी के अनुरोध पर किया जा सकेगा। तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा, रजिस्ट्रीकरण या निलंबन रद्दकरण परिवाद पर विचार करने के लिए, सलाह देने के लिए किया जाए। तो ये सलाह देती है समुचित प्राधिकारी को। कैसे? आपने देखा ना, समुचित प्राधिकारी हमें लाइसेंस देता है कि सर आप विक्रम सर आप एक क्लिनिक खोल लीजिए, सलाह केंद्र खोल लीजिए आप, ठीक है, लेबोरेटरी खोल लीजिए। तो हमें आवेदन कहाँ करना पड़ेगा? समुचित प्राधिकारी को करना पड़ेगा। और कहीं बार क्लिष्ट मैटर आ जाता तो समुचित प्राधिकारी सलाहकार समिति से एडवाइस लेता है कि बताओ इनको हम रजिस्ट्रेशन करें नहीं करें, निलंबित कर दें कि नहीं करें। तो इनको इसलिए रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। परंतु दो अधिवेशनों के बीच की अवधि विहित अवधि से अधिक नहीं होगी। ये कह रहे हैं कुछ अंतर होगा दो अधिवेशनों के बीच में। सब क्लॉज नो छोड़ दीजिए, निर्बंधन शर्तें जो विहित की जाए वही होंगी, ये बताया गया। समुचित प्राधिकारियों की शक्तियाँ क्या होगी? तो समुचित प्राधिकारियों की शक्तियाँ क्या हैं? ये समन कर सकते हैं, समन करने का पावर है। दस्तावेज या भौतिक पदार्थ को पेश करना, इसके लिए ये मंगा सकते हैं। तलाशी वारंट जारी कर सकते हैं। लिंग चयन तकनीकी या प्रसव पूर्व लिंग अवधारण में लिप्त हैं तो इसके लिए तलाशी वारंट कर सकते हैं, अन्य कर सकते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा, समन करना, दस्तावेज पदार्थ को पेश करना, तलाशी वारंट जारी करना। 3 चीज़ें अंडरलाइन कर लीजिए आपने। समुचित प्राधिकारियों की शक्तियों में आपको ये 3 चीज़ें इंडिकेट होना है, 3 ही पढ़ना है बस, और अंदर कुछ मत पढ़िएगा। अब आ जाते हैं चैप्टर 6 पे आ जाते हैं, अनुवांशिक सलाह केंद्रों और इनके बारे में, प्रयोगशाला क्लिनिकों का रजिस्ट्रीकरण की कैसे रजिस्ट्रीकरण किया जाता है। इस पर आप जुड़े रहिए, थोड़ा 10-15 मिनट और इसमें लगेंगे, 20 मिनट मान के चलिए, 30 तक अपन इसको कवर करते हैं। अब अनुवांशिक सलाह केंद्र, अनुवांशिक प्रयोगशाला, अनुवांशिक क्लिनिकों का रजिस्ट्रीकरण। देखिए, कोई व्यक्ति प्रसव पूर्व निदान तकनीकी विनियमन और दुरुपयोग निवारण संशोधन अधिनियम 2002 के प्रारंभ के पश्चात, मतलब PNDT एक्ट जो अमेंडमेंट 2002 है उसके लागू होने के बाद, कोई अनुवांशिक सलाह केंद्र, अनुवांशिक प्रयोगशाला, अनुवांशिक क्लिनिक, जिसके अंतर्गत ऐसा क्लिनिक प्रयोगशाला केंद्र भी है जिसमें अल्ट्रासाउंड मशीन, इमेजिंग मशीन या स्कैनर या कोई अन्य ऐसी प्रौद्योगिकी है जो भ्रूण के लिंग का अवधारण करने और लिंग का चयन करने में समर्थ है, या उनमें से कोई सेवाएं प्रदान करता है, तब तक नहीं खोलेगा जब तक कि ऐसा केंद्र, प्रयोगशाला या क्लिनिक इस अधिनियम के अधीन सम्यक रूप से रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाता है। तो कुल मिला के आवश्यकता रजिस्ट्रेशन की बता रही है एक क्लॉज, इसके ऊपर लिख लें, आवश्यकता रजिस्ट्रेशन की। मतलब रजिस्ट्रेशन होगा तो ही आपको क्लिनिक, लेबोरेटरी वगैरह खोलना है, रजिस्ट्रेशन है तो नहीं खोलेंगे भाई, दिक्कत हो जाएगी। दूसरा, उपधारा 1 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन समुचित प्राधिकारी को ऐसे प्रारूप में, ऐसी रीति में किया जाएगा और उसके साथ ऐसी फीस होगी जो वहन की जाए। अब आवेदन करना पड़ेगा, समुचित प्राधिकारी ऑथराइज पर्सन है, आवेदन करेंगे, एक निश्चित फॉर्मेट में करेंगे, फीस भी लगाएंगे उसके साथ, तब तो रजिस्ट्रेशन होगा आपका। तो वो 2 में लिखा हुआ है आवेदन। तीसरा, प्रत्येक अनुवांशिक सलाह केंद्र, अनुवांशिक प्रयोगशाला, अनुवांशिक क्लिनिक जो भागता या अनन्यथा इस अधिनियम के प्रारंभ से ठीक पूर्व धारा 4 के उल्लेखित किसी प्रयोजन के लिए प्रसव पूर्व निदान तकनीकी संबंधी सलाह देने या उनके प्रयोग करने में लगा हुआ है, ऐसे प्रारंभ की तारीख से 60 दिन के भीतर रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करेगा। अब पहले से ही संस्था चल रही है, मान लीजिए 1994 में एक्ट आया, अब पहले से संस्था चलाए जा रहे हो आप, पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी, कोई भी डॉक्टर ये सब चीज़ें करता था। उन्होंने कहा मलेरिया की दवाई भी दे रहे हैं, उन्होंने कहा गायनो को भी काम कर रहे हैं आप, तो एक ही व्यक्ति करता था। आवेदन आपको 60 दिन के भीतर करना है। जैसे ये 1 जनवरी 96 से लागू हुआ है, 96 के 60 दिन के भीतर आप आवेदन कर दीजिए, वरना आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। आवेदन 60 दिन में, ये ध्यान दीजिए, पूर्व संस्था का आवेदन 60 दिन में। चौथा, धारा 6 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक ऐसा अनुवांशिक सलाह केंद्र, प्रयोगशाला, क्लिनिक जो प्रसव पूर्व निदान तकनीकी संबंधी सलाह देने, उसके उपयोग करने में लगा हुआ है, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से 6 मास की समाप्ति पर, जब तक कि ऐसे केंद्र, प्रयोगशाला या क्लिनिक द्वारा रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन नहीं किया गया हो और उसका इस प्रकार पृथकता या संयुक्तता रजिस्ट्रीकरण नहीं किया जाता है, अथवा जब तक ऐसे आवेदन का निपटारा कर दिया जाता है, इनमें से जो भी पूर्वोत्तर हो ऐसी किसी तकनीकी संबंधी सलाह देना
या उसका उपयोग बंद कर देगा। तो ये देखिए, जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाता है आपको सलाह नहीं देना, उपयोग नहीं कर पाएंगे आप, कुल मिला के रोक लगाए। इसी तरह इनके रजिस्ट्रीकरण नहीं किया गया है तो सुविधाएं प्रदान करने या उपज का अनुरक्षण स्तरमान बनाए रखने के लिए जो विहित किए जाएँ वो यहाँ पर व्यवस्थाएं बताई। तो बस इतना यहाँ पे याद रखिएगा। रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, अब देखिए रजिस्ट्रेशन हो जाता है, आप सोनोग्राफी सेंटर जाते हैं, क्लिनिक जाते हैं तो उनका एक सर्टिफिकेट टंगा रहता है डॉक्टर के सिर के ऊपर, जस्ट उसमें लिखा रहता है कि भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा रजिस्टर्ड है, तमाम चीज़ें लिखा जाता है ऑथोरिटी का। तो आप जाइएगा, लिखा रहेगा, वहाँ लिखा रहेगा गर्भ का लिंग चयन कराना अपराध दंडनीय है, पोस्टर लगे रहते हैं, आप जानते हैं। ऐसे इनका सर्टिफिकेट भी लगा रहता है, जो रजिस्ट्रेशन कर दिया उसका सर्टिफिकेट। जैसे हम लोग चाहें, हमारा चैम्बर बन गया है तो हम लोग स्टेट बार काउंसिल का जो प्रमाण पत्र मिला है उसकी आप बढ़िया फ़ोटो कॉपी कराइए या ऐसा स्कैन करा के सेम टू सेम उसको प्रिंट निकलवाइए कलर्ड, और उसको एक लेमिनेट करा के टंगवा लीजिए कहीं भी, मतलब एक फ्रेम में बनवा के टंगवा लीजिए अपने चैम्बर में, थोड़ी इंटरेस्ट अच्छा बढ़ जाएगा, उसमें पता चल जाएगा। सबसे पहले कोई आएगा, अभी भैया वकील साहब इतने पुराने हैं, 2005 का रजिस्ट्रेशन है इनका, तो वो दूर से देख लेगा सीनियर वकील है, तो उससे कुछ इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है। तो ये चीज़ें हैं, नीति मैडम तो कराएंगे। ये देखिए इनका चैम्बर बनाया भी। रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र, समुचित प्राधिकारी जांच करने के पश्चात अपना समाधान कर लेने के पश्चात कि आवेदक ने इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन कर दिया है और इस निमित्त सलाहकार समिति की सलाह को ध्यान में रखते हुए यथास्थिति अनुवांशिक सलाह केंद्र, अनुवांशिक प्रयोगशाला, अनुवांशिक क्लिनिक को पृथकतः संयुक्त बेहतर रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र देगा। अब देखिए समुचित प्राधिकारी क्या करेगा, उसको ही तो हम आवेदन करेंगे, जब आवेदन फुलफिल हो जाएगा तो वो अपन को एक सर्टिफिकेट इशू कर देगा, इस जो बताएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है, वही चीज़ यहाँ कही गई है। यदि जांच करने के पश्चात और आवेदन की सुनवाई का अवसर देने के पश्चात और सलाहकार समिति की सलाह के को ध्यान में रखते हुए समुचित प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि आवेदक ने इस अधिनियम या नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं किया है तो वह रजिस्ट्रीकरण संबंधी आवेदन को ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे नामंजूर कर देगा। अब जो आवेदन है आप प्रॉपर फुलफिल नहीं कर रहे, उनकी जानकारी नहीं दे रहे प्रॉपर, तो आपका आवेदन क्या कर देंगे, खारिज कर देंगे। बस यही बात यहाँ लिखी गई है। तीसरा, प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र का ऐसी रीति से और ऐसी अवधि के पश्चात तथा ऐसी फीस का संदाय किए जाने पर नवीकरण किया जाएगा। हम मान लीजिए मैंने 5 साल को रजिस्ट्रेशन दिया, यहाँ पर डेट ऐसी बहत नहीं है कितने समय को होता है, 1 साल, 5 साल। जैसे मेडिकल होते हैं, मेडिकल के आप लोग देखते हैं ना, उस पर लिखा रहता है इतनी तारीख से इतनी तारीख तक इनका लाइसेंस वैलिड है, फिर रिनोवल कराना पड़ता है उन्हें। ऐसे ही इनका है, मान लीजिए 1 साल 5 साल का लाइसेंस मिल गया, प्रमाण पत्र मिल गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, फिर आपको रिनोवल कराने के लिए आवेदन लगाना पड़ेगा, फीस देनी पड़ेगी फॉर्मेट में। रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पर सलाहकार केंद्र, अनुवांशिक प्रयोगशाला, क्लिनिक द्वारा अपने कारोबार के स्थान में किसी सदृश्य स्थान पर प्रदर्शित किया जाएगा। हम दीवार पर टांग के रखेंगे उसको, जिससे दूर से ही प्रदर्शित हो, कोई आए देखे उसको। रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण या निलंबन, समुचित प्राधिकारी स्वप्रेरणा से या परिवाद किए जाने पर सलाह केंद्र, प्रयोगशाला, क्लिनिक को यह हेतु दर्शित करने के लिए सूचना जारी कर सकेगा कि रजिस्ट्रीकरण सूचना में उल्लिखित कारणों से निलंबित या रद्द क्यों न कर दिया जाए। सो का नोटिस जारी कर देंगे, बताओ साहब आपका रजिस्ट्रेशन हम क्यों ना सस्पेंड कर दें, जानकारी चल रही है, आप लिंग अवधारण करके बता रहे हैं। यदि अनुवांशिक सलाह केंद्र, प्रयोगशाला, क्लिनिक को सुनवाई का उपयुक्त अवसर देने के पश्चात और सलाहकार समिति की सलाह को ध्यान में रखते हुए समुचित अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि इस अधिनियम या नियमों के उपबंधों में से किसी को भंग किया गया है तो वह किसी दांडिक कार्रवाई पर जो वह ऐसे केंद्र, प्रयोगशाला, क्लिनिक के विरुद्ध कर सकेगा, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यथास्थिति उसके रजिस्ट्रीकरण को ऐसी अवधि के लिए जो वह उचित समझे निलंबित कर सकेगा या उसे रजिस्ट्रीकरण को रद्द कर सकेगा। तो अब वो उसका विवेक है, जब चाहे रद्द कर सकता है, निलंबित कर सकता है। समुचित प्राधिकारी सब क्लॉज 3 है कि यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक समीचीन है तो वह उसके लिए कारण है उन्हें लेखबद्ध करने ऐसी कोई सूचना जारी किए बिना रजिस्ट्रीकरण को निलंबित कर सकता है, रजिस्ट्रीकरण को निलंबित भी कर सकता है। अपील, सेक्शन 21, अनुवांशिक सलाह केंद्र, अनुवांशिक प्रयोगशाला, क्लिनिक समुचित प्राधिकारी द्वारा धारा 20 के अधीन पारित रजिस्ट्रीकरण के निलंबन रद्दकरण के आदेश की तारीख से 30 दिन के भीतर ऐसे आदेश के विरुद्ध बेहतर रीति से
क्या करेगा, अपील कर सकेगा। अब अपील किसको होगी, ये वो 2 में बताई गई है। जहां अपील केंद्रीय समुचित प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध है तो वहाँ केंद्र सरकार को, जहाँ राज्य समुचित प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध है वहाँ राज्य सरकार को। तो राज्य सरकार के प्राधिकारी ने निलंबन किया है तो राज्य सरकार को अपील कर देंगे, केंद्र सरकार के प्राधिकारी ने निलंबित किया है तो केंद्र सरकार को अपील कर देंगे। ये आप ध्यान दीजिएगा। चैप्टर 7 में आ जाते हैं, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस पर IMP लगा दीजिए। 22 से 28 तक की सेक्शन है, इसको अपन पढ़ते हैं। अब इसमें कुछ बचा ही नहीं, बस यही चैप्टर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, गर्भधारण पूर्व प्रसव पूर्व लिंग अवधारण संबंधी विज्ञापन का प्रतिषेध और उसके उल्लंघन के लिए दंड। आप कोई ऐड नहीं निकलवाएंगे पेपर में या रेडियो पे या टीवी में कि हमारे यहाँ बच्चे लड़का लड़की की जानकारी पता चलती है, आप आइए बच्चे के बारे में जानकारी मालूम कीजिए, लिंग अवधारण करवाइए। ऐसा प्रतिषेध किया गया है, चाहे वो केंद्र हो, क्लिनिक हो या सलाहकार प्रयोगशाला हो, सब पे रोक लगाई गई है। ऐसा कोई करता है ना, इंटरनेट के माध्यम से करेगा। यही सब चीज़ें यहाँ लिखी हुई, मैं थोड़ा पढ़ देता हूँ, इसको देखिए। कोई भी व्यक्ति, संगठन, अनुवांशिक सलाह केंद्र, अनुवांशिक प्रयोगशाला, क्लिनिक, इसके अंतर्गत ऐसा क्लिनिक, प्रयोगशाला, केंद्र भी है जिसमें अल्ट्रासाउंड मशीन, इमेजिंग मशीन, स्कैनर, कोई प्रौद्योगिकी है जो भ्रूण के लिंग का अवधारण करने, लिंग चयन करने में समर्थ है। प्रसव पूर्व लिंग अवधारण, गर्भधारण के पूर्व लिंग चयन की सुविधाओं के बारे में जो ऐसे केंद्र, प्रयोगशाला, क्लिनिक या किसी अन्य स्थान पर उपलब्ध है, कोई विज्ञापन किसी भी रूप में जिसके अंतर्गत इंटरनेट भी है, जारी, प्रकाशित, वितरित या संसूचित नहीं करेगा या नहीं करवाएगा। ठीक है, जारी, प्रकाशित, संसूचित नहीं करेगा, ना करवाएगा। कोई भी व्यक्ति जो संगठन अनुवांशिक सलाह केंद्र, प्रयोगशाला, क्लिनिक भी है, किसी भी प्रकार के साधनों के द्वारा, चाहे वैज्ञानिक हो या अन्यथा, लिंग के प्रसव पूर्व अवधारण, गर्भधारण पूर्व चयन की रीति में कोई विज्ञापन जारी, प्रकाशित, वितरित, संसूचित नहीं करेगा, न करवाएगा। तो संगठन पर भी रोक लगाई गई, व्यक्ति पे भी, केंद्र पे भी, क्लिनिक पे भी, प्रयोगशाला, सब पे रोक लगाई गई कि आप कोई विज्ञापन ना निकालेंगे ना निकलो। ऐसा कोई व्यक्ति जो उपधारा 1 या 2 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, कारावास से 3 वर्ष तक या जुर्माने से 10,000 रुपये तक का दंडनीय होगा। बस यही आपके में इम्पोर्टेंट है कि विज्ञापन का प्रतिषेध कौन सी धारा रोकती है, धारा 22 लगाती है। दंड कितना है, 3 वर्ष का कारावास और 10,000 रुपये जुर्माना। इतना आपको ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है। मार्जिनल नोट पर क्वेश्चन आएगा और दंड पर क्वेश्चन आएगा। स्पष्टीकरण छोड़िए। अपराध और शास्तियाँ 23 में देखिए, अनुवांशिक चिकित्सा, अनुवांशिकी विज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, रजिस्ट्री के चिकित्सा व्यवसायी या कोई व्यक्ति जो अनुवांशिक सलाह केंद्र, प्रयोगशाला, क्लिनिक का स्वामी है, मतलब मेरी अस्पताल है, ऐसे केंद्र, प्रयोगशाला, क्लिनिक में नियोजित है या वहाँ पर काम करने वाला है तथा अपनी वित्तीय तकनीकी सेवाएं ऐसे केंद्र, प्रयोगशाला, क्लिनिक को चाहे वे वैतनिक आधार पर हो या अन्यथा प्रदान करता है और जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करता है। देखिए, अब चाहे वो स्वामी हो, अस्पताल का मेन ओनर हो या वहाँ कर्मचारी हो, इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करेगा तो प्रथम दोष सिद्धि पे यहाँ पे देखिएगा 3 वर्ष तक और 10,000 के जुर्माने से दंडित किया जाएगा प्रथम उल्लंघन पर, और पश्चातवर्ती उल्लंघन पर 5 वर्ष के कारावास और 50,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। मतलब मैं एक ऑनर हूँ अस्पताल का और मैं क्या है, लिंग चयन करवाने में मदद कर रहा हूँ तो 3 वर्ष 10,000 जुर्माना लग जाएगा। अब एक बार ये कर चुका हूँ, दंडित हो चुका हूँ, दूसरी बार फिर वही काम कर रहा हूँ तो 5 वर्ष और 50,000 का जुर्माना लगेगा। इसी तरह रजिस्ट्री के चिकित्सा व्यवसायी का नाम सब क्लॉज 2 कहती है, समुचित प्राधिकारी द्वारा संबंधित राज्य आयुर्विज्ञान परिषद को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए, जिसके अंदर रजिस्ट्रीकरण का निलंबन यदि न्यायालय आरोप विरचित किए जाते हैं और मामले के निपटाए जाने तक और निर्दोष ठहराए जाने पर उसके नाम को प्रथम अपराध के लिए 5 वर्ष की अवधि के लिए, पश्चातवर्ती अपराध के लिए स्थायी रूप से परिषद से हटाया जाना रिपोर्ट किया जाए। अब देखिए, एक कार्रवाई और होगी, 5 वर्ष के लिए आपका निलंबन कर देंगे रजिस्ट्रेशन, या स्थायी तौर पर निलंबन कर देंगे। ये यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब सब लोग 3 में आ जाइए। कोई व्यक्ति जो किसी अनुवांशिक सलाह केंद्र, प्रयोगशाला, क्लिनिक, अल्ट्रासाउंड क्लिनिक, इमेजिंग क्लिनिक या चिकित्सा अनुवांशिक विज्ञानी, स्त्री रोग विशेषज्ञ, सोनोलॉजिस्ट, इमेजिंग विशेषज्ञ, रजिस्ट्री की चिकित्सा व्यवसायी या किसी अन्य व्यक्ति की उपधारा 2 के विरुद्ध इस प्रयोजनों में से किन्हीं भिन्न प्रयोजन के लिए गर्भवती स्त्री का लिंग चयन के लिए, अब देखिए गर्भवती स्त्री के लिंग चयन के लिए या प्रसव पूर्व निदान तकनीक का उपयोग करने के लिए सहायता लेगा, प्रथम अपराध के लिए 3 वर्ष तक और 50,000 रुपये से
दंडित होगा और पश्चात अपराध में 5 वर्ष और 1 लाख रुपए से दंडित होगा। अब देखिए यहाँ लिखा है क्या करता, सहायता लेगा बच्चे की जानकारी करने के लिए। मैं किसी डॉक्टर की सहायता लेता हूँ, साहब आप क्लिनिक पे नहीं आओ, मेरे घर पे आ जाओ, आप बता दो देखते हैं। नर्स का सहायता लेते हैं, तो यहाँ पे ऐसे लोग जो सहायता ले रहे हैं वो दंडित होंगे, और वो अपराधी तो वो डॉक्टर तो दंडित होगा ही, जे यहाँ पे दंडित होंगे जो सहायता लेंगे। 3 वर्ष और 50,000, पश्चातवर्ती पे 5 वर्ष और 1 लाख रुपए तक। हाँ, सबको 4 छोड़ दीजिएगा। 24 पे आ जाइए। प्रसव पूर्व निदान तकनीकों के संचालन की दशा में अवधारणा, क्या अवधारणा की जाएगी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी न्यायालय जब तक प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता, यह अवधारणा करेगा कि गर्भवती स्त्री प्रसव पूर्व निदान तकनीकी के धारा 4 की उपधारा 2 में वर्णित प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग के लिए यथास्थिति पहला उसके पति या किसी अन्य नातेदार द्वारा विवश की गई थी। नंबर 1 डालिएगा, पति या नातेदार द्वारा विवश की गई थी। नंबर 2, ऐसा व्यक्ति धारा 23(3) के अधीन अपराध के दुष्प्रेरण के लिए दायी होगा। और तीसरा, उस धारा के अधीन विनिर्दिष्ट अपराध के लिए दंडनीय होगा। उस धारा के अधीन विनिर्दिष्ट अपराध के लिए दंडनीय होगा। ये 3 चीज़ें आप अंडरलाइन कर लीजिए। इसमें प्रजम्पशन करेंगे हम कि अगर वो इस तरह से लिंग चयन कराया जा रहा है तो पति ने विवश किया है, दुष्प्रेरित किया गया है, उकसाया गया है, या तीसरा विनिर्दिष्ट अपराध के लिए दंडनीय होगा। अगर कोई अन्य धारा में अपराध करता तो उस अपराध में दंडनीय होगा। सेक्शन 25, अधिनियम या नियमों या उन उपबंधों के उल्लंघन के लिए शास्ति जिनके लिए किसी विनिर्दिष्ट दंड का उपबंध नहीं किया गया। जैसा कि इससे पता ही चल रहा है अपन को, अब कोई दंड अपन को नहीं पता चल रहा है कि कौन सा दंड अपन लगाएं। अगर कोई उल्लंघन करता है इस एक्ट का, पता है कि ये अपराध टाइप का काम कर दिया है किसी व्यक्ति ने, तो यहाँ सेक्शन 25 में अपन दंडित कर देंगे 3 माह का कारावास या 1,000 रुपये तक का जुर्माना, या दोनों का मिसलेनियस दंड है ये कुल मिला के, जिसके लिए कोई दंड का प्रावधान नहीं, वो सेक्शन 25 में दंडित किया जाएगा। 3 माह, 1,000 या दोनों से। और 500 रुपये यहाँ पर लिखा है, जहाँ ऐसा उल्लंघन जारी रहता है वहाँ अतिरिक्त जुर्माने से जो प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान उल्लंघन ऐसे प्रथम उल्लंघन के लिए दोष सिद्धि के पश्चात जारी रहता है 500 रुपये तक हो सकेगा, दंड नहीं होगा। तो 500 रुपये तक प्रत्येक दिन के हिसाब से उल्लंघन के लिए दायी होगा, ये भी यहाँ पर बताया। कंपनियों द्वारा अपराध, सेक्शन 26 है। कंपनियों की क्या स्थिति होगी, जो सब जगह रखा है। कॉपी पेस्ट धारा रहती है, भार साधक व्यक्ति और कंपनी का वो व्यक्ति जो अपराधी है दंडित किया जा सकेगा। अन्य प्रकार के प्रतिकर लगाए जा सकेंगे, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है इसको। कंपनियों द्वारा अपराध, सेक्शन 26, बस इतना आपसे पूछा जा सकता है, इसके अंदर कुछ नहीं आएगा। भार साधक और दोषी व्यक्ति दंडनीय होगा, बस। यहाँ पे 27 में आ जाते हैं, अपराध का संज्ञेय, आजमानती और आसमनीय होना। इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध संज्ञेय होगा, प्रत्येक अपराध संज्ञेय होगा और आजमानती होगा और आसमनीय होगा। मतलब संज्ञेय होगा, आजमानती होगा और आसमनीय होगा प्रत्येक अपराध। ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं। मतलब गंभीर है पूरा अपराध, संज्ञेय, आजमानती, जमानत नहीं होती, आसमनीय, समन नहीं होता, और गंभीर अपराध है तीनों। 28 अपराधों का संज्ञान। कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान संबंधित समुचित प्राधिकारी द्वारा अथवा यथास्थिति केंद्र सरकार, राज्य सरकार, समुचित प्राधिकारी द्वारा, इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा या ऐसे व्यक्ति द्वारा जिनसे अभिकथित अपराध की और न्यायालय में परिवाद करने के अपने आशय की कम से कम 15 दिन की सूचना बेहतर रीति से समुचित प्राधिकारी को दी है, किए गए परिवाद पर ही करेगा, अन्यथा नहीं। तो यहाँ पे ध्यान देना है, जिनके द्वारा अगर परिवाद किया जाता है तो ही न्यायालय संज्ञान करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। समुचित प्राधिकारी परिवाद करेगा, कोई व्यक्ति परिवाद करेगा। व्यक्ति मतलब कौन, सामाजिक संगठन की बात हो रही। व्यक्ति के अंतर्गत स्पष्टीकरण में सामाजिक संगठन किया। 15 दिन की सूचना देकर ये परिवाद करेंगे तो ही संज्ञान करेगा कोई न्यायालय, मतलब मामले को सुनेगा। ये आप यहाँ ध्यान दीजिएगा। महानगर मजिस्ट्रेट और प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट से भिन्न कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन अपराध का विचार नहीं करेगा। एमएम और जेएमएफ से ट्रायल करते हैं इसके अंतर्गत। जहां कोई परिवाद उपधारा 1 के खंड बी के अधीन किया गया है, वहां न्यायालय ऐसे व्यक्ति द्वारा मांग किए जाने पर समुचित प्राधिकारी को उसके कब्जे में के सुसंगत अभिलेखों की प्रतियां ऐसे व्यक्ति को उपलब्ध कराने का निर्देश देगा। उपलब्ध कराई जाएंगी ऐसे। अब देखिए प्रकीर्ण में आ गए हैं। चैप्टर 8 में 29 से लेकर 34 तक की 2, 4, 6 धाराएं और हैं जो थोड़े बहुत पढ़ने लायक हैं। 2-3 धाराएं, इनको भी आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। अभिलेख का रखा जाना, सेक्शन 29। इस अधिनियम के नियमों के अधीन रखे जाने के लिए अपेक्षित सभी अभिलेख
चार्टों, प्रारूपों, रिपोर्टों, सहमति पत्र, अन्य दस्तावेजों को 2 वर्ष की अवधि तक, ऐसी अवधि तक जो बेहद किया जाए, परीक्षण किया जाएगा। मतलब जितने भी संस्थाएं हैं 2 साल का रिकॉर्ड इन्हें अपने पास रखना पड़ेगा संस्थाओं को। मान लीजिए सोनोग्राफी सेंटर आपका चल रहा है, क्लिनिक चल रही है, अनुवांशिक क्लिनिक, तो आपको 2 साल का रिकॉर्ड रखना है। वहाँ कोई भी चेक करने आएगा आपको बताना पड़ेगा। परंतु यदि किसी अनुवांशिक सलाह केंद्र, प्रयोगशाला, क्लिनिक के विरुद्ध कोई दंडिक अन्य कार्रवाई संस्थित की जाती है तो ऐसे केंद्र, प्रयोगशाला, क्लिनिक, अभिलेख या अन्य सभी दस्तावेज ऐसी कार्रवाई के अंतिम निपटारे तक परीक्षण किया जाएगा। तो जब तक फाइनल जजमेंट नहीं हो जाता तब तक सुपरविजन में रखा जा सकता है ऐसे रिकॉर्ड को, ये बताया गया है। ऐसे सभी अभिलेख सभी युक्त समयों पर समुचित प्राधिकारी को या समुचित प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। तो इनको निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराने की बात भी की गई है। तलाशी लेने और अभिलेखों आदि के अभिग्रहण करने की शक्ति किसको है? समुचित प्राधिकारी को। ये तलाशी ले सकते हैं, अभिग्रहण कर सकते हैं, प्रवेश कर सकेंगे, तलाशी ले सकेंगे, परीक्षा कर सकेंगे, अभिगृहित कर मोहर बंद कर सकेंगे। समुचित प्राधिकारी गोला कर लीजिए इसमें। तलाशी लेने, अभिलेख आदि के अभिग्रहण की शक्ति किसको है? समुचित प्राधिकारी को। बस इतना याद रखना है, पढ़ लीजिएगा, पढ़ने लायक कुछ है नहीं है। अब सर्कुलर 2 ये कहती है तलाशी और अभिग्रहण से संबंध में CRPC के उपबंध लागू होंगे। CRPC जैसे 93, 94, 95, 97, 98, 99 तलाशी से संबंधित धाराएं, ये सब लागू होंगी यहाँ पे। सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण 31 किसको प्रदान करती है? कोई बात, अभियोजन या विधिक कार्रवाई केंद्र सरकार, राज्य सरकार, समुचित प्राधिकारी या केंद्रीय राज्य सरकार के किसी अधिकारी के विरुद्ध नहीं होगी। तो सबको ये प्रोटेक्शन देती है। अधिकारियों को केंद्र सरकार, राज्य सरकार, समुचित प्राधिकारी या अन्य अधिकारियों को संरक्षण प्रदान करती है सद्भावना के कार्यों के लिए। सेक्शन 31। सेक्शन 31 से कठिनाइयों का दूर किया जाना। अब प्रसव पूर्व निदान तकनीकी विनियम दुरुपयोग निवारण संशोधन 2002 के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्र सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध बना सकेगी जो उक्त अधिनियम के उपबंधों से असंगत ना हो और जो उक्त कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक समीचीन प्रतीत हो। अन्य उपबंध बनाने की बात यहाँ पे की गई है। परंतु इस धारा के अधीन कोई ऐसा आदेश प्रसव पूर्व निदान तकनीकी विनियमन और दुरुपयोग निवारण संशोधन 2002 के प्रारंभ की तारीख से 3 वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात नहीं किया जाएगा। इस प्रकार प्रत्येक आदेश किए जाने के पश्चात संसद के समक्ष यथाशीघ्र रखा जाएगा। नियम बनाने की शक्ति 32 में केंद्र सरकार को दी गई है, नियम बना सकती है। इस कुछ विषय हैं यहाँ पर। नियोजित व्यक्तियों की न्यूनतम अर्हताएँ क्या होंगी उसके बारे में नियम बनाएगी। गर्भवती स्त्री पर पराशर लेखन करने वाला व्यक्ति क्लिनिक में उसका उल्लेख रखेगा, इसका भी नियम बनाएगी। आचार संहिता क्या होगी कर्मचारियों के, इसके नियम बनाए जाएंगे। रिपोर्ट कैसे दी जाएगी, इसके नियम। सलाहकार समिति के किन्हीं 2 अधिवेशनों के बीच की अवधि क्या होगी, इसके लिए नियम इत्यादि कुछ नियम बनाने की केंद्र सरकार की 32 में पावर दी गई है। 33 में विनियम बनाने की बोर्ड सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड, केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड नियम बनाता है। सेक्शन 33 के अंतर्गत केंद्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे विनियम जो इस अधिनियम या इसके अधीन नियमों के उपबंधों से असंगत ना हो बना सकेगी। कौन बनाएगा? सेंट्रल केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी से विनियम बनाता है, रेगुलेशन बनाता है। इसमें क्या होगा? अधिवेशनों के स्थान कौन से हैं, समय कौन सा है, प्रक्रिया क्या है, सदस्यों की संख्या, गणपूर्ति क्या है, बोर्ड में अस्थायी रूप से जुड़े हुए व्यक्ति कौन से हो सकेंगे, कर्मचारियों की नियुक्ति, वेतन भत्ते क्या होंगे और इनके क्रियाकलापों के दक्ष संचालन की व्यवस्था क्या होगी, ये सब के लिए नियम बनाएगी 33। 34 नियमों और विनियमों का संसद के समक्ष रखा जाना। अब नियम विनियम बन जाएंगे तो 34 कहती है 30 दिन के अंदर का संसद के समक्ष रखे जाएंगे। ये व्यवस्था यहाँ पर हम लोगों ने देखा PNDT एक्ट के अंतर्गत इतनी